बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो जो मेहमान फ़र्स्ट प्रोग्राम में आए थे वही आज हम दोबारा हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत मुनफरिद है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो तो ऐसी बीमारी है, और बहुत सारे वहम होते हैं उनके जहन में, बहुत सारे सवालात होते हैं जो लोगों से वो सुनते हैं और वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? शुगर के बारे में बहुत सारी बातें वो नहीं समझते और अपने जहन में फ़र्ज़ी बातें बना लेते हैं। तो इस बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर तनवीर आलम। डॉक्टर तनवीर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची में, और आपका वसी तजर्बा है डायबिटीज़ के मरीज़ ट्रीट करने में। तो आज उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 60-70 प्रोग्राम के बाद फिर आप हमारे प्रोग्राम। आपका शुक्रिया और आप लोगों का कि आपने दोबारा मुझे बुलाया। इट विल ऑलवेज बी अ ग्रेट प्लेजर विद यू एंड यू पीपल। थैंक यू सर। सो सर, पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको शुगर है ही नहीं। सो जब नंबर्स देखते हैं HbA1c वो बढ़ा हुआ होता है, फर्स्ट टाइम डायग्नोस होता है, तो वो उनसे कहते हैं कि आपको शुगर हो गई है। तो वो कहते हैं कैसे हो गई? सो हमें तो शुगर नहीं है, ख़ानदान में किसी को शुगर नहीं है। तो इस बारे में बताएं। डॉक्टर शाहिद, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा और की क्वेश्चन आपने पूछा है। अक्सर हमारी क्लिनिक्स में जो पेशेंट आते हैं जिनको पता नहीं होता कि डायबिटीज़ है, और जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं आइदर विद सम रीज़न लाइक फॉर बिफोर गोइंग टू सर्जरी और एनीथिंग, एंड इट केम आउट टू बी के उनका HbA1c 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 9 आ रहा है, या उनकी रैंडम शुगर मोर देन 300 या फास्टिंग मोर देन 150, इस तरह की रीडिंग्स आ रही होती हैं। और हम जब उनको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बड़े हैरान होते हैं और ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें डायबिटीज़ है। अक्सर तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप टेस्ट रिपीट कराएं, ये जो है हम किसी और लैब से करवा लें, फ़लाँ लैब से हमने करवाया है, हम कहीं और से करवा लें। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, डबल चेक कर लें, करवा लें, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में स्पेशली साइन सिम्टम्स नहीं होते जनरली। जिस तरह हम देखते हैं कि उसके स्पेशल और स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। एट टाइम्स पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई ख़ास सिम्टम नहीं होते। सम टाइम्स वो आते हैं किसी रीज़न की वजह से, लाइक उनका कोई वूंड है, कोई ज़ख़म है किसी भी किस्म का, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो आते हैं डॉक्टर साहब हमने 1 हफ्ते की दवा ले ली, ये ठीक नहीं हुआ। फिर हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो डायबिटीज़ निकलती। तो सर, आप ये इतने बड़े नंबर्स जो आप बता रहे हैं, तो इस पे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको हम कंट्रोल कर लेंगे वॉक और डाइट से। सो ये बहुत अच्छी बात है कि वॉक और डाइट तो सबको करनी चाहिए। सो क्या दवाइयों का रोल है इन नंबर्स पे? ये भी बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जैसा कि आपने पूछा है। देखिए, डायबिटीज़ हो गई है, पहले तो हमें ये देखना है कि डायबिटीज़ किस लेवल पे है। अगर किसी का HbA1c बॉर्डर लाइन है या बिल्कुल बॉर्डर से ज़रा ऊपर है, लाइक एज वी ऑल नो दैट बाय डेफिनेशन 6.5 से ऊपर हो तो हम उसको मेन डायबिटीज़ में ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन अगर उसका HbA1c 6.7 है, 6.8 है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि देखें आपको डायबिटीज़ तो हो गई है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटरी कंप्लाइंस करें और वॉक करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो शायद ये कंट्रोल रहे, इससे आगे ना बढ़े। बट फॉर देट यू नीड टू डू दिस, और रेगुलर मॉनिटरिंग है। लेकिन अगर HbA1c ज़्यादा आता है, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी आता है और उसको सिम्टम है या नहीं है, तो फिर हमें ये बताना एज ए डॉक्टर ज़रूरी होता है कि आप मेडिसिन भी लें, वेदर इट इज़ इंसुलिन और ओरल ड्रग्स, और साथ साथ आप ये मैनूवर्स भी करें कि आप डाइटरी कंप्लाइंस करें और
फिज़िकल इनएक्टिविटी जो है आपकी उसको ख़त्म करें, रेगुलर 15 to 30 मिनट्स वॉक डेली करें और डाइट कंट्रोल मैंडेटरी है। सो ये कहना कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से हम कंट्रोल कर लेंगे, ये गलत है। किसी हद तक हम ये तो कह सकते हैं कि जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है उनको इससे फ़ायदा हो सकता है और हम उनमें वेटेज दे सकते हैं और वेट कर सकते हैं टू डिले द ट्रीटमेंट, बट नॉट फॉर एवरी पेशेंट। और ये सर करेले का जूस का कहाँ वो है रोल, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम करेले के भुजिया खा रहे हैं, करेले खा रहे हैं, करेले का जूस। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि करेले में अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह की इंसुलिन वाली प्रॉपर्टीज़ रखी हैं कि वो आपकी शुगर को किसी हद तक कम करती हैं, लेकिन एक तो उसका कंप्लाइंस, दूसरी बात ये देखना है कि पेशेंट किस लेवल पे है डायबिटीज़ के, कि अगर वो पेशेंट का HbA1c 11, 12, 10, 9, 10 पे है तो सिर्फ करेले का जूस नहीं कुछ करेगा, आपको डेफिनेटली इंसुलिन या ओरल ड्रग्स पे जाना होगा। और उसके अलावा आप बेशक करेले भी खा लें और दूसरी एहतियातें भी करें, लेकिन ये मिथ्स के सिर्फ करेले के जूस पीकर हम अपनी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे, ये सोच गलत है। अब आपने दवाइयाँ शुरू कर दी डॉक्टर तनवीर, सो एक दवाई बहुत पुरानी और कॉमन है जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं और काफ़ी अरसे से चल रही है, बहुत अच्छी दवाई भी है, लेकिन लोगों के जहन में ये है कि ये गुर्दे ख़राब कर देती है, और गुर्दे वाले मरीज़ों में क्या ये दवाई देनी चाहिए, क्या ये दवाई सेफ़ दवाई है, इस बारे में बताएं। ये चौथा सवाल भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत पेशेंट ये बात पूछते हैं कि हमें फलां मेरे रिश्तेदार ने कहा कि भाई ये दवा तो गुर्दे को ख़त्म कर देगी और ये दवा ना खाओ। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि हर पेशेंट की थेरेपी इंडिविजुअलाइज्ड होती है। एक ड्रग जो किसी को दी जा रही है ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वही दी जाएगी या वो उसमें काम करेगी। यहाँ ये समझना डॉक्टर शाहिद ज़रूरी है कि जिस पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन दे रहे हैं क्या पहले से उसमें प्री एग्जिस्टिंग रीनल डिजीज़ है। अगर वो पहले से क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, और अगर कोई मुस्तनिद डॉक्टर ने किसी मुस्तनिद लेबॉर्ट्री से उसका GFR और उसका क्रेटिनिन लेवल और पूरा वर्कअप कराया है और उसका GFR 30 से कम आता है, तो फिर हमें मेटफॉर्मिन को एहतियात से देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ना दें उसको। तो अक्सर हम ये करते हैं कि अगर 30 से नीचे है तो हम नहीं देते, 30 to 45 के दरमियान है तो हम डोज को आधी कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी प्रैक्टिस में जब मैं देखता हूं कि GFR 50 से कम है और बिलो 45 है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसे अवॉइड करूं। मगर ये दुरुस्त नहीं है कि एक पेशेंट जो बिल्कुल जिसका GFR भी ठीक है, क्रेटिनिन भी नॉर्मल है, और हम कहें कि ये तुम्हारा किडनी को ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं है। दर हकीकत बात यह है कि सबसे सस्ती और मयारी दवाएं और बहुत सी दूसरी डिजीज़ में ये बड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड का रोल प्ले करती है। और आप भी एक अजीम और बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आप समझते हैं कि हम अक्सर पेशेंट में स्टार्ट ही इससे करते हैं। जो न्यूली पेशेंट होते हैं जिनमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना हो और हम समझते हैं कि इसको मेटफॉर्मिन से ही फ़ायदा हो सकता है, तो हम वही स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इंसुलिन पे नहीं आएंगे, इंसुलिन जो है वो हमारे एक रिश्तेदार को लगी थी और उसकी डेथ हो गई, वो मर गया बेचारा। सो इंसुलिन तो ना दें डॉक्टर साहब, बाकी दवाइयों पर चलाएं, तो इसमें क्या हकीकत है? ये सवाल भी कई लोग यकीनन पूछते हैं। पहले तो मैं आपके सवाल को एक्सटेंड करते हुए एक और सवाल आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन जो है वो हमें ना दें, ये लग गई तो इसकी आदत लग जाएगी। पहले तो ये सवाल कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमें ना दें फिर हमें इसकी आदत हो जाएगी, नंबर 1। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखो इंसुलिन भी एक दवा है, जैसे आप दूसरी दवाएं लेते हैं ये भी एक दवा है। फ़र्क ये है कि ये आप इंजेक्शन के ज़रिए लेते हैं
और वो आप ओरल खाते हैं, लेकिन जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ लेना है। मिसाल के तौर पर जो दिल के मरीज़ होते हैं, पोस्ट MI पेशेंट होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, या जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, आई की, कार्डियक की, रीनल की, या और दूसरे न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, तो उनमें इंसुलिन ही उसका वाहिद हल होता है, क्योंकि उनका इंसुलिन रिज़र्व बहुत कम होता है या ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ होता है। तो उनको हम ये समझाते हैं कि इंसुलिन ही आपका इलाज है। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम मैं उनको बताता हूँ कि बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े सियासतदान वो इंसुलिन ले रहे होते हैं। आप ही तो दे रहे हो जी, और हम दे रहे होते हैं उनको, और वो बहुत मज़े से ले रहे होते हैं और वो बहुत अच्छे फिट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि इंसुलिन से गुर्दे ख़राब हो जाएंगे या मर जाएंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी कोई केस हुआ हो कि इंसुलिन की इनएप्रोप्रिएट डोज ली गई हो और वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया हो और वो पेशेंट मर गया हो। ऐसे रेयर केसेस हुए होंगे, अस्पतालों में भी होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। ये सर उस टाइम पे लिया होगा जब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा। हाँ, ऐसा भी होता है। बहुत से लोग नाश्ता नहीं करते, इंसुलिन लगा लेते हैं, ऐसा भी होता है। इंसुलिन शुगर डाउन कर देती है, लेकिन ये कहना कि इंसुलिन जो है वो गुर्दे ख़राब करेगी और ये बंदे को मार देती है, बिल्कुल गलत है। ये एक इंटरनेशनल WHO वर्ल्ड फेडरेशन एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि सालों से चल रहा है, और ये एक दवा है, मुस्तनिद दवा है। और अब तो ऐसी इंसुलिन भी आ गई है जो हफ्ते में एक बार लगा लें, और मुख्तलिफ़ तरह की इंसुलिन अवेलेबल है। तो ये एक वहमी सोच है जिसे हमें बदलना है, और हम डॉक्टरों का फ़र्ज़ है कि हम अपने मरीज़ों को प्रॉपर काउंसलिंग करें कि जी ऐसा नहीं है। डॉक्टर तनवीर, नेक्स्ट इंसुलिन से ही रिलेटेड सवाल होता है कि डॉक्टर साहब चलें आपके कहने पे हम इंसुलिन शुरू कर देते हैं, जब शुगर ठीक हो गई तो इंसुलिन बंद, फिर गोलियों पे आ जाएंगे हम, ऐसा होता है। मरीज़ डील करते हैं, मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर हम इंसुलिन अभी शुरू कर रहे हैं, चले हम आपके कहने पे शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या ये इंसुलिन बाद में आप बंद कर देंगे और हमें दोबारा गोलियों पे ले आएंगे? तो मेरा उनके लिए बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब होता है। मैं इनको कहता हूँ देखो, शिफा मिन जानिब अल्लाह है और हम सब का ईमान है। देखो, अगर तुम्हारी शुगर इतनी अच्छी हो जाए कि तुम्हारा HbA1c 6.5 से नीचे आ जाए और इंसुलिन की ज़रूरत ही ना पड़े, तो शायद इंसुलिन भी बंद हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, आप जितने यूनिट्स ले रहे हैं आपको वो यूनिट्स कम कर दें। और ये भी हो सकता है कि अगर आप 3 बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, तो हम 1 बार कर दें। ऐसी इंसुलिन आती है जो हम राउंड द क्लॉक चलाते हैं, लेकिन हम उनको ये बात समझाते हैं कि ये मोर देन 90% ये कहना गलत होता है कि इंसुलिन बंद हो जाएगी और हम गोलियों पे आ जाएंगे। हाँ, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और बाज़ केसेस में हमें उसे रोकना भी पड़ता है। कुछ इतने अच्छे पेशेंट होते हैं जो वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कंट्रोल अच्छा रखते हैं, तो उनमें, लेकिन ये रेयरिटीज़ हैं। इन जनरल हम ऐसा नहीं कह सकते। सर एक और सवाल, जब आप शारे फैसल पे जा रहे होते हैं तो साइड्स पे आपने देखा होगा, रोड के साइड्स पे शुगर का जड़ से इलाज, तो ये मरीज़ कोट करता है कि वो शुगर का जड़ से इलाज कर रहे होते हैं कुछ लोग, और नंबर्स भी लिखे होते हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? देखें, एज ए डॉक्टर ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। और हमारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें आपको दरहकीकत और शुगर की ख़राबी की तरफ ले जाती हैं। जो स्टैंडर्ड, जो मयारी इलाज है वो करना चाहिए, और वो हम सबको पता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी जो डाइट है, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है, उसको कंट्रोल करें, स्ट्रेस फैक्टर को कम करें, और अपने डॉक्टर्स को, मुस्तनिद डॉक्टर को रुजू करके या आइदर इंसुलिन और ओरल ड्रग्स जो वो प्रिस्क्राइब करें वो लें। ये जो शुगर का जड़ से इलाज, मुकम्मल ख़ात्मा और मुख्तलिफ़ नामों से दवाइयाँ आ रही हैं, ये सब मिथ्स हैं और इस पे नहीं जाना चाहिए। और ये आपको एक
सीधे रास्ते से भटकाने का एक सिलसिला होता है। और मैं आपको बताऊं शाहिद साहब, पढ़े लिखे लोग इसका शिकार होते हैं। सही। ऐसा नहीं कि जाहिल लोग, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस वहम का शिकार और इस चीज़ का शिकार होते हैं कि चलो ये दवा लेके देखते हैं, स्टार्ट तो करें, शायद इससे सही हो जाए, जबकि हकीकत में ऐसा कोई नहीं है। सही। जब हम किसी दावत में जाते हैं सो हम अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदान के बारे में तो बात करते हैं, फिर अपनी दवाइयों के बारे में भी एक्सचेंज होता है। हाँ। ठीक है। सो हर कोई जो है वो अपनी राय देता है एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पेशेंट। सो वो कहते हैं कि तुम कौन सी दवाई ले रहे हो, तो XYZ दवाई होती है, तो कहते हैं ये ट्राई कर लें। सो वो फिर आपस में एक्सचेंज होता है दवाइयों का। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना? ये देखें, सोशल गैदरिंग्स में ये बहुत होता है, चाहे वो बड़ी गैदरिंग हो या घरेलू गैदरिंग हो। और अक्सर लोग क्लिनिक्स पे आके कोट करते हैं, डॉक्टर साहब आपने मेरे फला भाई को वो दवा दी थी, उससे उसकी शुगर बहुत कंट्रोल हो गई, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे, मुझे क्यों इंसुलिन दे रहे हैं? तो देखें, मैं हमेशा अपने मरीज़ों को ये बात कहता हूँ कि जो दवाएं हैं वो हर मरीज़ को उसकी बीमारी के हिसाब से दी जाती हैं। एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं थेरेपी शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ को इंसुलिन चाहिए, हर मरीज़ को मेटफॉर्मिन चाहिए। हर मरीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसके कोमॉर्बिड्स डिफरेंट हैं। एक पेशेंट है जिसको कुछ भी नहीं है, कोई कोमॉर्बिड नहीं है सिवाय डायबिटीज़ के, लेकिन एक ऐसा पेशेंट है जो दिल का मरीज़ भी है, कोई एस्थमा का पेशेंट है, कोई आर्थराइटिस का है, कोई ओबेसिटी का है। तो देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स। तो हम उन्हें बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर दवा हर मरीज़ को इस्तेमाल की जाए, बल्कि कुछ दवाएं कॉमन होती हैं और कुछ दवाएं चेंज होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी लोगों ने बनाया हुआ है कि फ़लाँ दवा से उसको फ़ायदा हुआ था, मैं भी ये इस्तेमाल करूँगी तो फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब नौजवानों में, यंग पेशेंट्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं, और डायबिटीज़ चूँकि बढ़ रही है तो डायबिटिक्स पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मरीज़ हमसे आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाइयों की वजह से जो है ना वो इरेक्शन नहीं होती। ठीक है। सो क्या ऐसा मुमकिन है या शुगर की वजह से जो है वो ये मसला होता है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे जो कपल्स आते हैं, जो हमारे पास मैरिड लोग आते हैं, मेल पेशेंट स्पेशली, और वो ये अक्सर बड़े राजदारी से ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये मसला है। तो उनको दो बातें इसके अंदर, कुछ मरीज़ तो ये कहते हैं कि ये मुझे शुरू से है, डायबिटीज़ जब से हुई है, वो दवाओं से रिलेट नहीं करते। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो हमारा फिर भी कुछ बेहतर थे मामलात, अब ये दवाएं खाने के बाद और भी ज़्यादा हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ज़्यादा हो गया है, ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मैं उनको यही कहता हूँ, इट इज़ ऑल योर डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, एक मल्टी फैक्टोरियल मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जो आपके बाल से लेके आपके नाखूनों तक को मुतासिर करता है। और चूँकि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, आपकी खून में शुगर की मकदार ज़्यादा होती है, यकीनन हर टिश्यू को ब्लड चाहिए और हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको टिश्यू चाहिए, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट कम जाती है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। दैट्स वाई आप ये शिकायत करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और मेरी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो हम उन्हें समझाते हैं कि आप अगेन कंट्रोल योर डायबिटीज़ विद डाइट, ड्रग एंड योर लाइफ स्टाइल। तो वंस योर डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड देन यू विल बी फील बेटर। और उसके अलावा कुछ मल्टी वाइटामिन्स होती हैं जो जनरल टॉनिक्स होती हैं जो हम देते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, जो शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, और उनको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनको हम स्ट्रेस फ्री करें, कि जब वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, स्ट्रेस में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ जाता है। तो हम उनको बताते हैं भाई ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप इसको छोड़ दें,
व्हेन योर डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड यू विल बी ओके। तो वो फिर चीज़ें बेहतर होती हैं जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग उनकी इस तरह की जाती है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप डाइट, ड्रग और वॉक करेंगे और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं इसमें आपके सवाल में एक और इजाफा करूं, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ भी आते हैं। यंग कपल्स जो आते हैं वो जिनमें इनफर्टिलिटी का इशू होता है तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है, तो हम उनमें भी देखते हैं, एंडोक्राइन और टेस्ट कराते हैं, और डायबिटीज़ अगर होती है तो उसको कंट्रोल करते हैं, और अक्सर औकात वो ठीक होते हैं और उनकी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ ठीक हो जाती हैं। अब ख़वातीन के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो गोलियों पे हैं और अब हमल की तैयारी कर रहे हैं या प्रेगनेंसी हो गई है, अब उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि गोलियां ही चलें प्रेगनेंसी में, इंसुलिन ना दें। तो इस बारे में इनके जो शुकूक व शुबहात हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, ये बहुत मसले वाली बात है। देखें, आपको पता है कि आजकल गायनाकोलॉजिस्ट भी मेटफॉर्मिन यूज़ कर रही हैं, स्पेशली मेटफॉर्मिन की मैं बात करूँगा। उसमें अगेन बात ये आ जाती है कि दी गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ इंसुलिन इन प्रेगनेंसी। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, यू आर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड इंसुलिन है और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जो हम देते हैं जनरली टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। अब अगर किसी पेशेंट की जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और वो बहुत ज़्यादा है, HbA1c ज़्यादा है, और आप समझते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया फीटस के लिए कितना ख़तरनाक होता है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स। वैसे तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमें कंट्रोल करना चाहिए, बट फर्स्ट 3 मंथ्स ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो उसके अंदर जो ऑर्गन डिफेक्ट्स होते हैं उनका चांस ज़्यादा होता है। तो हमें स्ट्रिक्ट विजिलेंट शुगर कंट्रोल चाहिए और वो इंसुलिन से ही बेहतर मुमकिन है। सर, बहुत हमारे माशरे में आप देखें कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और नया शादीशुदा जोड़ा है, तो सास भी आ जाती हैं कि बहू को जो है वो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है, और अब जो है इस बच्ची में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, ये उनके जहन में है कि टाइप 1 या टाइप 2 जो खातून है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो इसके बारे में बताएं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सारे की क्वेश्चंस पूछे, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसमें 2 फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो ज़ाहिर है लड़की वाले और एक उसके हस्बैंड के जो लोग हैं लड़के वाले। ये भी एक मिथ्स है कि लड़की को डायबिटीज़ है या पता चला है और टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसको शायद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मसला ये है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आएंगे। प्रेगनेंसी हो सकता है डिले हो जाए, या अगर हो तो उस डिफेक्टेड प्रेगनेंसी हो, कॉम्प्लिकेशंस हो। अगर उसका प्रॉपर इलाज हो रहा है, उसको इंसुलिन मिल रही है, प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन है वो देख रहे हैं, और उसकी शुगर कंट्रोल में जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं या इवन हमारी पाकिस्तानी गाइडलाइंस हैं या वर्ल्ड गाइडलाइंस हैं, आपको पता है प्रेगनेंसी में गाइडलाइन नॉर्मल गाइडलाइन से मुख्तलिफ है। जो आम गाइडलाइन है आम लोगों के लिए, इन प्रेगनेंसी इट इज़ समवट मोर स्ट्रॉन्गर, मोर विजिलेंट। तो अगर वो फुलफिल हो रहा है तो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो सकती वो बच्ची? तो ये बिल्कुल गलत है। हमें वो माहौल देने की ज़रूरत है, वो दवाएं देने की और इंसुलिन की ज़रूरत है जिससे प्रेगनेंसी हो और शुगर कंट्रोल हो। खाने पीने पे बात करते हैं कि अब खाने पीने में बहुत सारा जहन में ये सवालात हैं कि डायबिटीज़ हो गई एक बार शुगर तो फिर कोई चीज़ नहीं खा सकते सिवाय हवा पानी के। तो अब आप बताएं कि क्या खाएं? एग्जैक्टली कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब घर वालों ने सब कुछ बंद कर दिया है, उबले हुआ चिकन और उबली हुई दालें, और ये मुझे खिला रहे हैं, मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। तो मैं उनके घर वालों को डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि ऐसा ना करें। अब तो हर चीज़ मौजूद है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, किताबों में चार्ट आते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है,
क्या क्या कम खानी है और क्या क्या बिल्कुल मना है। इसके चार्ट्स अवेलेबल हैं हर जगह। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ होती है कि कैलोरी जो इंडेक्स होता है ना, आपको पता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को इसका नहीं पता, आम लोगों को, कि जिनकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, प्योर जो कार्बोहाइड्रेट डाइट से रिफाइंड शुगर्स जिसमें होती हैं, वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी ना, वो तो आपको मना ही है बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होता, वो खा रहे होते हैं कि जी तरबूज भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं दबा के, और जनाब चीज़ें डिफरेंट खा रहे होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो ताकत की चीज़ें बलाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीट में शुगर होती है, जो बीफ का मीट होता है वो भी मना होता है। तो हमें ये बताने की ज़रूरत होती है कि आपके लिए सब कुछ मना नहीं है। इवन मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं तो अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, इस काबिल हैं, तो आप रोज़ा एक खजूर से खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं शरबत भी पी लूँ और मैं सब कुछ खाऊं, वो मना है। एक दो खजूर से आप रोज़ा भी खोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के सब कुछ बंद कर दो, ये गलत है। कुछ चीज़ें बिल्कुल मना है, वो नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग तरसे हुए होते हैं बिरयानी के, हाँ, ठीक है, तो क्या बिरयानी कभी कभार महीने में? बिल्कुल देनी चाहिए। सही, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सही। देखिए, हमें डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रेंडली उसको समझाना चाहिए, उसको एक छोटा बच्चा समझना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह हो जाते हैं। देखिए, दिल चाहता है ना, तो आप उन्हें कह दें कि महीने में आप जो है ना 2-4 चमचे बिरयानी के खा सकते हैं। सर आम कब बताएं? आम के ये आम वाली कहानी बहुत होती है, डॉक्टर साहब आम खाने हैं। अब मैं उनको कहता हूँ ठीक है खाओ, मगर तुम आम के जो है ना वो 4 हिस्से कर लो एक आम के, चौथाई हिस्सा आप जो है ना हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खा सकते हो, अगर तुम्हारी शुगर कंट्रोल है तो। अगर तुम्हारी शुगर 400-500 पे आ रही है तो वो भी मना है। आपने रोज़े के बारे में कहा, तो क्या ऐसे मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? ये भी बहुत जहन में सवाल है कि टाइप 2 वाले मरीज़ जो है ना वो रोज़ा नहीं रख सकते, कमज़ोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बस उसमें ये होती है कि आपकी डोजेज को बैलेंस करना होता है, क्योंकि तकरीबन 12-14 घंटे का रोज़ा होता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग बाज़-औक़ात ख़तरनाक होती है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी पेशेंट में रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर बार बार लो हो रही है या हाई लो हो रही है, तो उन्हें ज़रा विजिलेंट रहना चाहिए। वो एवॉइड करें उन दिनों में ख़ास तौर पे, और अपने डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन अगर कोई अप एंड अबाउट है, उसकी शुगर तकरीबन नॉर्मल चल रही है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। बस अपने डॉक्टर से रुजू करके जो आपकी शहरी की डोज़ होती है उसको कम लेना होता है, जो इफ्तारी में है उसको डोज़ को एडजस्ट करना होता है। अगर आप रात का भी खाना खा रहे हैं, ये डिफरेंट होता है ना, आपको पता है कुछ लोग शहरी इफ्तारी करते हैं, रात में खाना नहीं खाते। कुछ लोग जो है ना वो शहरी भी करते हैं, इफ्तारी भी करते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, तो फिर डोज़ को एडजस्ट करना होता है। सेम डोज़ जो रोज़े के बग़ैर हम लेते हैं वो डोजेज रमज़ानों में यूज़ नहीं हो सकती, उसको चेंज विथ योर डॉक्टर करना होता है। और बिल्कुल आप रोज़ा रख सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए मना है जो रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया में हो, या जिनको रीनल इश्यूज़ हों, वो गुर्दे के मसाइल हों कि उनकी शुगर डाउन बार बार हो रही है, तो फिर उनको एहतियात करनी चाहिए और उस सिलसिले में अपने मुताल्लिक़ा डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सर आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम सिंपल है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी जो आसाइशें हैं उनको कम करें, सादा ज़िंदगी अपनाएं, सादा कपड़े पहनें, सादा खाने इख्तियार करें, डिप्रेशन फ्री रहें, दिलों में मोहब्बतें रखें, नफ़रत किसी से ना रखें, और नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। अपने आप को दूसरों से कभी भी मवाजना ना करें, बल्कि आप समझते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप इल्म और रुतबे में अपने से ऊपर वालों को देखो, नेकी में अपने से ऊपर वालों को देखो, और दौलत में और आसाइशों में अपने से नीचे वालों को देखो। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। बस लाइफ में सादगी ले आएँ, सोच में सादगी ले आएँ,
हर चीज़ को सिंपल कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी और हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। डॉक्टर तनवीर आलम, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, थैंक यू। जैसे प्रोफेसर तनवीर आलम ने बताया कि अपनी ज़िंदगी को सादा रखें और अपने को दूसरे से कंपेयर ना करें, हमेशा खुश रहें ताकि डायबिटीज़ हो ही ना, और अगर हो तो उसको कंट्रोल करें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।